छह लोग जोई, अमांडा, बेन, जेसन, माइक और डैनी, जिन्हें चुना जाता है दुनिया के सबसे खतरनाक एस्केप रूम के लिए, क्योंकि इनके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जिससे एस्केप रूम के गेम मास्टर को लगता है ये दुनिया के सबसे लकी इंसान है जिससे ये बच के आए हैं। अब हमें मूवी के शुरुआत में बेन को दिखाया जाता है जिसमें वो एक पजल रूम में फंस जाता है जहाँ उसे एक क्लू ढूंढना होता है। इसका मतलब है उसे कोई घड़ी ढूंढनी है। तभी वहाँ उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है जिसमें कुछ लोग घड़ी की सुई की जैसे इशारा करते हैं। दरअसल बेन को उस रूम से बाहर निकलने के लिए 4 अंकों का कोई कोड ढूंढना होता है। उसके कोड ढूंढते ही वो उस कोड को उस पजल में डाल देता है। तभी वह कमरे की सारी दीवारें खिसकनी शुरू हो जाती है जिससे वो और मुसीबत में पड़ जाता है। वहाँ उसे दोनों दीवारों के बीच फंसते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। टैग फन प्रेजेंट्स एस्केप रूम। अब हमें शिकागो में 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की जिसका नाम जोई होता है उसे दिखाया जाता है। उसमें उसका प्रोफेसर उसे अपने डर पर काबू पाने के लिए कहता है। दरअसल जोई एक प्लेन क्रैश के बाद बच के निकल जाती है जिससे उसके दिमाग में डर हावी हो जाता है। ये एस्केप रूम की पहली कंटेस्टेंट होती है जिसके लिए इसे चुना जाता है। वहीं दूसरे ही सीन में हमें जेसन नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि एस्केप रूम का दूसरा कंटेस्टेंट होता है। वहीं इस गेम का तीसरा कंटेस्टेंट होता है बेन नाम का एक लड़का जो एक स्टोर में काम करता है। वहीं अब हमें दिखाया जाता है कि जेसन को अपने एक क्लाइंट द्वारा गिफ्ट में एक पजल बॉक्स मिलता है जो कि एस्केप रूम का एक इन्विटेशन होता है। ऐसा ही एक बॉक्स जोई और बेन को भी मिलता है। अब ये तीनों उस पजल बॉक्स को सॉल्व करने में लग जाते हैं जिसे इन्हें खोलना होता है। इन सबकी बहुत कोशिश करने पर आखिर वो पजल बॉक्स खुल जाता है। उसके खुलते ही उसमें एक पेपर बाहर निकलता है जिसमें लिखा होता है ये मीनोस एस्केप रूम के लिए एंट्री वाउचर का काम करेगा। हमारे सबसे जानदार रूम से बाहर निकलने वाले पहले शख्स को मिलेंगे $10,000। अब वो सारे उस मीनोस बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ एस्केप रूम होते हैं। वहाँ हमें 3 नए कंटेस्टेंट को भी दिखाया जाता है जिनका नाम अमांडा, माइक और डैनी होता है। अब वो सब अपनी आईडीज और फोन को वहाँ जमा कर देते हैं। इतने में डैनी और अमांडा को लिफ्ट से ऊपर जाते हुए दिखाया जाता है। अब वो सारे कमरे में पहुँच जाते हैं जहाँ वो किसी गेम मास्टर का इंतजार करते हैं जो कि उन्हें गेम के सारे रूल्स बताएगा, बट ऐसा नहीं होता है। दरअसल उन्हें यह पता नहीं रहता है जहाँ वो बैठे हैं वो खुद एक एस्केप रूम होता है। उनमें से डैनी जो कि एक मोबाइल गेमर होता है उसे इन एस्केप रूम की काफी अच्छी जानकारी रहती है। तभी बेन सिगरेट पीने के बहाने बाहर जाने के लिए एक दरवाजा खोलता है लेकिन उससे दरवाजे की नॉब टूट जाती है। तभी डैनी उनसे कहता है कि यह एस्केप रूम है जिसमें हम फंस चुके हैं, यानी गेम अब स्टार्ट हो चुका है। उस नॉब में एक कॉम्बिनेशन लॉक रहता है जिसे उन्हें उस रूम में ढूंढना होता है। उन सबको यह एक गेम की तरह लगता है। दरअसल यह एक गेम न होकर असली एस्केप रूम होता है जहाँ एक छोटी सी गलती के कारण उनकी जान भी जा सकती है। अब वो सब वहाँ उस रूम में कोई नंबर या कोई वर्ड्स का क्लू ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारी मैगजीन मिलती है जो कि किसी डॉक्टर वुटेन यू के नाम से आई रहती है, शायद जो एक गेम मास्टर भी होता है। तभी माइक को वहाँ एक बुक में एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है। उसके बाद जोई को कुछ नंबर्स का क्लू मिलता है जिससे उस कॉम्बिनेशन लॉक में डालती है। उस कोड को डालते ही वहाँ बहुत सारे हीटर्स खुल जाते हैं जिससे वहाँ गर्मी बढ़ने लगती है। फिर वहाँ उन्हें एक लॉक मिलता है जिसको खोलने के लिए उन्हें एक चाबी ढूंढनी होती है। तभी बेन उस लॉक को तोड़ने के लिए दीवार से एक फायर एक्सटिंग्विशर निकालता है जो कि नकली होता है और वो उसे फेंक देता है। इतने में वहाँ और हीटर्स खुल जाते हैं। गर्मी बढ़ने के कारण वो घबरा जाते हैं। दरअसल उन्हें बिना तोड़ फोड़ के ही रूम से बाहर निकलना होता है। इतने में जोई को वहाँ एक चाबी मिल जाती है। उस चाबी से वो उस लॉक को खोलते हैं जहाँ एक लड़की का पुतला होता है जिसके कान में फोन लगा होता है। तभी उनके लिए एक फोन आता है जिसमें उनके लिए एक वेलकम मैसेज होता है। इतने में जेसन फोन को गलत जगह रख लेता है जिससे वहाँ कमरे की सारी खिड़कियां बंद हो जाती है और वहाँ और ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तभी जोई को वहाँ रखे टेबल पर 4 स्विच मिलते हैं जिन्हें एक साथ दबाने से वहाँ एक डक्ट खुल जाता है। अब इन सबके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन चारों स्विच को एक साथ एक ही समय में दबाना है जिससे वो डक्ट खुला रहे। जैसे ही स्विच छोड़ देंगे तो डक्ट बंद हो जाएगा। अब सबसे पहले जेसन उस डक्ट में देखने जाता है। वहाँ उसे एक जाली मिलती है जिसमें कुछ स्क्रू लगे रहते हैं। माइक स्क्रू ड्राइवर ले जाकर उस डक्ट में जाता है जिससे वो डक्ट खुल जाता है। अब वो बारी बारी से उस डक्ट में जाते हैं। जोई उन स्विच के ऊपर पानी से भरे गिलास रख देती है जिससे वो स्विच दबे रहे। तभी कमरे में गर्मी से आग फैल जाती है। आग के पूरे कमरे में फैलते ही वो वहाँ से निकल जाते हैं। इस रूम से बचकर वो सब दूसरे रूम में पहुँच जाते हैं। वहाँ फिर उन्हें एक लॉक मिलता है जिसे खोलने के लिए 7 लेटर्स का वर्ड चाहिए होता है। तभी बेन को वहाँ कुछ लेटर्स दिख जाते हैं जो कि बेन की पुरानी यादों से जुड़े रहते हैं। वो उसके दोस्तों के नाम रहते हैं जिन्हें वो धोखा देके मार देता है। बेन जेसन को उस लॉक में एक लेटर डालने के लिए बोलता है। उस लेटर के डालते ही वो दरवाजा खुल जाता है जिससे वो बर्फ से ढकी एक जगह में पहुंच जाते हैं। दरअसल यह भी एक कमरा होता है जहाँ बहुत सारी बर्फ और पेड़ रहते हैं। तभी डैनी वहाँ एक इनविजिबल दीवार को टच करता है जिसके टच करते ही वहाँ ठंडी हवा के ब्लोअर्स खुल जाते हैं जिससे वहाँ का टेम्परेचर और डाउन हो जाता है। वहाँ जेसन को एक दरवाजा मिलता है जो कि लॉक्ड रहता है। अब वे
सब एक चाबी को तलाश करते हैं ताकि वो सब उस दरवाजे से बाहर निकल सके। इतने में अमांडा को वहाँ एक रेड जैकेट मिल जाती है, जिसे देख जेसन को अपने एक दोस्त की याद आती है, जहाँ वो अपने एक दोस्त के साथ बीच समुद्र में फंस जाता है। वहाँ ठंड से बचने के लिए एक जैकेट के लिए वो अपने उस फ्रेंड को मार देता है। इन सब ने खुद को बचाने के लिए अपने दोस्तों के साथ धोखा किया रहता है। तभी इन्हें एस्केप रूम के लिए चुना जाता है। अब यहाँ ठंड से बचने के लिए वो सारे एक एक करके उस जैकेट को पहनते हैं। तभी बेन का पैर जमीन में बर्फ के नीचे एक फिशिंग होल में चली जाता है, जहाँ बहुत सारा पानी होता है। उसी टाइम माइक को वहाँ कहीं से एक फिशिंग रॉड मिल जाती है। इतने में जोई को वहाँ एक नकली बियर के मुंह में एक मैग्नेट मिलता है, जिससे वो उस फिशिंग रॉड पर लगाकर उस होल से पानी के अंदर में डाल देते हैं, जहाँ उन्हें एक स्नो बॉक्स मिलता है जिसमें चाबी होती है। अब उस बॉक्स को पिघलाने के लिए वे सब बेन से उसके सिगरेट लाइटर को मांगते हैं। बेन उस लाइटर को जमीन पर फेंक देता है, जिसे लाने डैनी जाता है। डैनी की लाइटर उठाते ही उसके नीचे की बर्फ टूट जाती है, जिससे वो पानी में गिर जाता है और वह डूबकर मर जाता है। इसे देख वे सब घबरा जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये कोई गेम नहीं है, उनके साथ असली में हो रहा है। अब वे सब अपनी हाथों की गर्मी से उस बॉक्स को पिघलाते हैं, जिसमें से चाबी निकालकर वो उस लॉक को खोलते हैं, जिससे वहाँ एक दरवाजा खुल जाता है। तभी वहाँ जमीन की सारी बर्फ टूटने लग जाती है। इतने में वे सब भागते भागते उस दरवाजे के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ उनके सामने एक उल्टा कमरा होता है, जहाँ की सारी चीजें उल्टी लगी रहती है। वहाँ उन्हें फिर एक दरवाजा दिखता है, जिसकी नॉब नहीं रहती है। अब उन्हें वहाँ से निकलने के लिए उस दरवाजे की नॉब को ढूंढना पड़ता है। इतने में वहाँ एक बेसुरा म्यूजिक ऑन हो जाता है, जिसकी सुनते ही उनके कान फटने लगते हैं। तभी माइक कहता है कि वहाँ ऊपर पूल पर 8 नंबर की बॉल मिसिंग है, जो कि उस दरवाजे की नॉब रहती है। अब वो उसे ढूंढने लग जाते हैं। इतने में वहाँ का फर्श टूटने लग जाता है। अमांडा थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए ऊपर बॉल को ढूंढने जाती है। वहाँ ऊपर जाते ही उसे एक सेफ मिलती है, जिसे खोलने के लिए 4 नंबर्स चाहिए होते हैं। वो उसमें गलत कोड एंटर करती है, जिससे वहाँ का फ्लोर फिर से गिरने लग जाता है। तभी जोई की नजर वहाँ एक स्लाइडिंग पजल पर पड़ती है, जिसे वो सॉल्व करने ऊपर जाती है। उसके सॉल्व करते ही उन्हें वो कोड मिल जाता है, लेकिन उस कोड को उन्हें उल्टा डालना होता है, क्योंकि वहाँ रूम भी उल्टा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अमांडा कोड को सही एंटर करती है, जिससे वे सब और मुसीबत में पड़ जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि कोड को उल्टा एंटर करना है। कोड को एंटर करते ही उस सेब में से उन्हें वो बॉल वाली नॉब मिल जाती है, लेकिन तभी वो नॉब अमांडा की जेब से गिर जाती है और वो उस बॉल को गिरने से बचाने के लिए नीचे कूद जाती है। तभी वहाँ का फ्लोर टूट जाता है। इतने में अमांडा वो नॉब जेसन के हाथ में फेंकती है और वो नीचे गिरकर मर जाती है। अब उनके 2 फ्रेंड्स मर चुके हैं। बाकी के बचे उस नॉब से दरवाजा खोलकर उस दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल जैसा कमरा होता है, जहां उन्हें ऐसा एहसास होता है कि ये उनका कमरा था जहां वे एडमिट थे। फिर उन सबको अपनी अपनी फाइल्स वहां मिलती है, जिनमें उनके साथ हुए हादसे के बारे में लिखा होता है, जिसमें वो किस्मत से बच जाते हैं। दरअसल गेम मास्टर को उनकी पूरी हिस्ट्री पता रहती है। किसी खास मकसद के लिए वो उन्हें इन एस्केप रूम के लिए सिलेक्ट करता है। फिर वे सभी आपस में उनके साथ हुए हादसे के बारे में कहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। तभी वहाँ टीवी में डॉक्टर वुटेन यू के नाम से कुछ अनाउंस होता है। इसके बाद वहाँ 5 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। वे सब क्लू ढूंढना शुरू करते हैं। इतने में जोई उन्हें समझाती है कि हमें उनके हिसाब से नहीं चलना है, वे हम सबको मार देंगे। वो चाहते हैं कि हम ये गेम खेले और मर जाएं। तभी उन सबको कुछ एक्सरेज मिलते हैं, इसमें कुछ साइन लैंग्वेज होती है, जिसका मतलब EKG मशीन से होता है। फिर वो सब उस मशीन को ढूंढते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोई वहाँ के सारे सिक्योरिटी कैमरास तोड़ती है, ताकि गेम मास्टर उन पर नजर न रख सके। इतने में उन्हें वो EKG मशीन मिल जाती है, जिसमें सही हार्ट रेट आने से वहाँ का दरवाजा खुल जाता है। जेसन बेन पर उस मशीन को लगाता है, लेकिन उन्हें वो हार्ट रेट नहीं मिल पाती है। अब उनके पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, जिसके बाद वहाँ एक जहरीली गैस फैल जाएगी। जेसन उस मशीन को माइक पर टेस्ट करता है। उसे वो इलेक्ट्रिक शॉक देता है, ताकि उसे वो सही हार्ट रेट मिल सके, पर ऐसा नहीं होता। उस इलेक्ट्रिक शॉक से माइक का दिल काम करना बंद कर देता है, जिससे वो मर जाता है। फिर जेसन उसे खुद पर ट्राई करता है और उन्हें वो हार्ट रेट मिल जाती है। सही हार्ट रेट मिलने से वहाँ एक दरवाजा खुल जाता है। तभी वहाँ जहरीली गैस भी फैल जाती है। जेसन और बेन उस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, जो इस गैस से वहाँ बेहोश हो जाती है। अब बेन और जेसन एक दूसरे कमरे में पहुँच जाते हैं, जो बहुत अजीब होता है। वहाँ उन्हें एक हैंडल मिलता है, जिसे एक साथ घुमाते ही उनके हाथ में एक केमिकल लग जाता है, जिसके इफेक्ट से उनको चक्कर आने लग जाते हैं। उनको अजीब सा महसूस होने लगता है। अब इनके सामने एक टास्क होती है, उस केमिकल का एंटीडोट ढूंढना, जिससे वे नॉर्मल हो सके। अब वो दोनों उस एंटीडोट को ढूंढना शुरू करते हैं। तभी बेन को वो एंटीडोट मिल जाता है। फिर उन दोनों को उस एंटीडोट के एक डोज के लिए लड़ते हुए दिखाया जाता है। लड़ते लड़ते जेसन मर जाता है। बेन उस एंटीडोट को खुद में इंजेक्ट कर देता है और वो नॉर्मल हो जाता है। फिर बेन वहाँ से निकलकर दूसरे एस्केप रूम में पहुँच जाता है, जहाँ पर एक पजल होती है, जहाँ 4 डिजिट का कोड डालने से दरवाजा खुल जाता है। यही सीन हमें शुरुआत में दिखाया गया था। तभी दूसरे सीन में जोई को लेने कुछ लोग आते हैं। वो समझते हैं कि जोई इस गेम में मर गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो वहाँ ऑक्सीजन मास्क पहनकर जिंदा थी। इतने में जोई उन दोनों को मारकर वहाँ से गन लेकर गेम मास्टर को ढूंढने चली जाती है।
तभी हमें दो दीवारों के बीच फंसे बेन को चिल्लाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो बचने की कोशिश करता है। खुद को बचाने में उसकी टांग पर चोट लग जाती है। आखिरकार वो बचकर बाहर आ जाता है। इतने में बेन गेम मास्टर के कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है, जहाँ वो गेम मास्टर सबको कैमरे में देख रहा था। अब गेम मास्टर और बेन को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो गेम मास्टर बेन को उसे उसके दोस्तों के बारे में कहता है, कैसे तुमने चंद पैसों के लिए अपने दोस्तों की जान ली। अब वो बेन को पीने के लिए एक सिगरेट देता है। इतने में वो गेम मास्टर एक वायर से बेन का गला दबा देता है। इतने में जोई गन लेकर वहाँ पहुँच जाती है और उस पर फायरिंग करती है। वहाँ गेम मास्टर जोई और बेन को लड़ते हुए दिखाया जाता है, जहाँ बेन गन से उस गेम मास्टर को मार देता है। दरअसल वो गेम मास्टर न होकर उसी गेम का एक हिस्सा होता है, जिसमें वो खुद भी मर जाता है। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जोई इस जगह पुलिस को ले जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ कोई क्लू न मिलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद जोई की दिमागी हालत खराब है, वो उस पर यकीन नहीं करते हैं। तभी उसे वहाँ दीवार पर डॉक्टर वुटेन यू के नाम का कोई साइन दिखता है। अब क्या डॉक्टर वुटेन यू ही इस सारे स्केप रूम को बनाने वाला है? यहाँ पर यह प्रश्न आ जाता है। अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेन और जोई को एक साथ कॉफी पीते हुए दिखाया जाता है। वहाँ जोई बेन को एक फाइल दिखाती है, जिसमें उस एस्केप रूम के सारे विटनेस होते हैं, जिसे जोई ने पिछले 6 महीनों में इकट्ठा किए थे। वो बेन को कहती है कि हमें जानना चाहिए कि वो कौन है जिसने हमारे दोस्तों को मारा और हमारे साथ ऐसा खतरनाक गेम खेला। जोई को अपने 6 महीनों की इन्वेस्टिगेशन में एक कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, जो कि मैनहट्टन के बीचों बीच के होते हैं। उसे ऐसा लगता है कि शायद हमें हमारा जवाब वही मिलेगा। बेन वहाँ जाने के लिए हाँ कर देता है। अब हमें एक आखिरी सीन में एक शख्स को दिखाया जाता है, जो कि बेन और जोई की फ्लाइट टिकट हैक करने की बात करता है। क्या यही एस्केप रूम का असली मास्टर है? इसे जानने के लिए हमें इसके पार्ट 2 को देखना होगा। तो मिलते हैं मूवी के अगले पार्ट 2 में, जहां हम जानेंगे कि एस्केप रूम को बनाने वाला कौन है, बेन और जोई के साथ अब आगे क्या होगा। तब तक के लिए गुड बाय।